दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो लगभग आधा प्रतिशत की आज हमने गिरावट देखी, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में आज बड़ी गिरावट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलोन में गिरावट तो थम चुकी है, आने वाले समय में तेजी भी बन सकती है, लेकिन फिर भी आपको बड़ी तेजी तो दिखाई नहीं देगी। इसके पीछे वजह कुछ बड़ी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्यों सुजलोन में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे क्या सुजलोन मजबूत है या बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये बातें भी आपको समझ में आएगी जब सुजलोन के कारोबार को देखेंगे, सुजलोन की फंडामेंटल और सुजलोन के रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि सुजलोन वाकई में मजबूत है या नहीं। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए और नजरिया कौन सा रखना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में इसमें कमाई हो सकती है या फिर शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है समय समय पे। तो सवाल बहुत सारे जिनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, क्योंकि सुजलोन को लेकर बहुत सारे डाउट्स है लोगों के मन में। उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा और कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए एक लॉटरी का टिकट साबित होगा। तो वाकई में क्या होने वाला है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज हमने निफ्टी एनर्जी में बड़ी गिरावट देखी। पिछले 2 दिन की तेजी के बाद आज लगाम लग गई तेजी के ऊपर। आज आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी 27,310 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 1.49% की गिरावट देखी। तो गिरावट 1.5% की थी। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की बात करें तो शुरुआत हुई थी 8.30 पर और 8.25 का लो बना, 8.80 का हाई है और अंत में क्लोजिंग 8.60 पर रही, जहाँ पे 0.58% की गिरावट थी। तो मामूली सी गिरावट है, लेकिन गिरावट जरूर है। और जो लोग कहते हैं कि सुजलोन ने हमें अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो उनको ये समझना चाहिए कि कोविड काल में ये स्टॉक 1.85 के आसपास था, बिल्कुल जीरो होने की कगार पे था। कोविड काल में ये 1 रुपये के आसपास पहुंचा था, लेकिन वहाँ से जब इसने दौड़ना शुरू किया तो ये 1.5 साल में लगभग 13 तक चला गया। इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन फिर स्टॉक काफ़ी नीचे आया वापस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल से इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो स्टॉक आपको 6.5 से लेके यहाँ पे आपको 13 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यानी ये जो हाईएस्ट इसकी रेट थी 13, वो वापस नहीं मिली, लेकिन इस 6.5 के आसपास 2 बार आया। अब आप देख सकते हो 27 सितंबर 2021 को ये 6.30 के आसपास था। फिर आप देखोगे तो 27 जुलाई 2022 को फिर से ये 6.20 के आसपास आया। यानी एक तरह से देखें तो इसका सपोर्ट है 6 रुपये का। इसके नीचे स्टॉक के जाने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम होता है, 5-6 दिन 10 दिन के लिए लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 जून 2022 को ये 13 के आसपास गया था। उसके बाद में जो इसकी सेकंड हाई बनी वो लगभग 12 रुपीज़ के आसपास थी 8 अप्रैल 2022 को, और उसके बाद जो हाई बनी वो रिसेंटली अभी 6 सितंबर 2022 को लगभग 11 रुपये के आसपास की थी। तो आपको प्राइस थोड़ी थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई देगी, यानी जो पुरानी हाई थी उससे नई हाई नहीं बन पा रही, बल्कि उसके नीचे आ रहे थे। उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस बार ये जब आगे जाएगा तो 9.5 या 10 रुपये से वापस हो सकता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं तो 6.5 रुपये के आसपास एंट्री करनी चाहिए और 9.5 रुपये के आसपास बेच देना चाहिए। कम समय में अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, ये नज़रिया हो सकता है। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया, उसको डरने की बात नहीं है। कंपनी काफ़ी मजबूत है और इसकी प्राइस तो बढ़ेगी। फिलहाल इसमें आप समझ सकते हो कि एफआई की तरफ से कुछ बड़े फंड हाउस है जो छोटे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पे अप डाउन लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 1-2 साल से प्राइस थोड़ी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। लोगों को लगता है अब ये ऊपर जाएगा, अपर सर्किट में ही 20-30 हो जाएगा, वैसा होता नहीं है, फिर स्टॉक नीचे आता है। तो बस आप ये समझ सकते हैं, खरीदारी अगर आपको करनी तो 6.5 रुपये के आसपास कीजिए, 9.5 के आसपास बेच दीजिए, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कम समय में आपको प्रॉफिट कमाने की। और जो लोग लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं, चाहे 6 फिर हो जाए, आने वाले समय डेफिनेटली ये अपनी प्राइस पे पहुंचेगा। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। सरकार विंड पावर सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रही है, सरकार की तरफ से कोशिश जारी है। विंड पावर सेक्टर के लिए बहुत सारे डाइवर्सिफाई प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की जा रही है और सरकार चाहती है कि एटलीस्ट 8 गीगावाट के प्रोजेक्ट हर साल लाए जाए विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, और सरकार इसमें बहुत तेज़ी से आगे काम कर रही है। सरकार ने अपनी तरफ से 2030 तक के लिए 140 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का टारगेट सेट किया हुआ है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। फिलहाल इसमें कमी चल रही है और सरकार इसको तेज़ी लाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश जारी हो चुकी है। अभी 140 गीगावाट के टारगेट के सामने 40 गीगावाट का इंस्टॉलेशन अभी हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी दूर जाना बाकी है और इसीलिए सरकार इसमें तेज़ी लाना चाहती है। विंड एनर्जी में आगे नहीं बढ़ने के पीछे वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कॉम है, उनके साथ में नेगोशिएशन सही से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो
इनको जो बिजली मिलती है कोयले की वो सस्ती पड़ती है और इस वजह से भी विंड एनर्जी की तरफ वो इंटरेस्ट कम लेते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंड एक्विजिशन की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और इस वजह से विंड एनर्जी सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। सरकार इसके लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है, हर तरह से रास्ते निकालने की कोशिश कर रही है, नया बिल लाने की कोशिश कर रही है और नई पॉलिसी भी लाने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के इस सेक्टर में जितना हो सके तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना तलाशी जा रही है। वैसे अगर आप देखें तो सरकार का कहना है कि इंडिया के 95% जो स्टेट है उसमें वो पोटेंशियल है कि विंड एनर्जी सेक्टर में वो आगे जा सकते हैं, जिसमें ये राज्य अगर देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये ताकत है कि वो आगे बढ़ सकते हैं इस सेक्टर में। कुल मिला के सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है इस सेक्टर में एक नई तेज़ी आ सकती है और ऐसे में सुजलॉन को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन के पास वो एक्सपीरियंस है। इंडिया की फिलहाल नंबर 1 है विंड एनर्जी सेक्टर में कंपनी और विंड टर्बाइन का निर्माण भी करती है कंपनी और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने का काम करती है। यानी कुल मिला के लैंड एक्विजिशन से लेके टोटल पेपर डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने से लेके और पूरी तरह से एक वर्किंग कंडीशन में प्लांट शुरू करके देने का काम कंपनी करती है और लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी देती है और इसीलिए कंपनी दूसरों से हटके। यहाँ पे सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, सेल में भी बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2021 की बात करें तो इनका जो टोटल सेल था वो 3,346 करोड़ रुपये का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 6,582 करोड़ तक पहुंचा, तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और इस फाइनेंशियल ईयर देखें तो 6,821 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो मार्च 2021 से कंपेयर करेंगे तो दुगना हो चुका है सेल कंपनी का, तो इससे और बढ़िया क्या काम हो सकता है। इसके अलावा इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनकी 537 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो मार्च 2022 में बढ़ के 900 करोड़ तक पहुंच गई और इस टीटीएम 950 करोड़ तक पहुंची है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 104 करोड़ का था मार्च 2021 में। 2022 में इनको 176 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन इस बार इनको 2,250 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब पिछली बार जो लॉस हुआ उसके पीछे वजह थी कि इन्होंने इनका जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, जो मटेरियल था इनका महंगा आया था, इस वजह से लॉस होता है, लेकिन वो इस बार सारी भरपाई हो गई है और कंपनी के ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है, जो फिलहाल 2.30 है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं 10 साल के हिसाब से इनका सेल 11% निगेटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 12% निगेटिव था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और इस टीटीएम वो 72% पॉजिटिव है। तो सेल्स के आंकड़े में ज़बरदस्त उछाल है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से आपको अपडाउन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 25% प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन टीटीएम 57% तक बढ़ गया है। इसका मतलब प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही आंकड़े इस बार उत्साहवर्धक है। इसके अलावा स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% निगेटिव थी, 5 ईयर के हिसाब से 12% निगेटिव, 3 ईयर के हिसाब से 42% पॉजिटिव और इस साल 35% पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि सेल के आंकड़े तो ठीक है, प्रॉफिट के आंकड़े भी शानदार है, और लेकिन आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल के हिसाब से आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी। कुल मिला के यहाँ पे एंट्री की जा सकती है और नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चले तो कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम कर रही है। मार्च 2020 में इनकी 6,530 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 2021 में कुछ बढ़ के 6,601 करोड़ तक पहुंची, लेकिन इस बार 6,475 करोड़ तक पहुंच गई मार्च 2022 में। तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की कम हुई है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में देख सकते हैं 180 करोड़ का था, जो इस बार 238 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये आप देख सकते हो सेहत काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे FIDI इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहे। अगर कोई पेनी स्टॉक खराब है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि एक क्वार्टर में बढ़े, दूसरे क्वार्टर में घट जाए, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे FI की होल्डिंग 4.10% थी सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में वो 4.85% तक पहुँच गई, मार्च क्वार्टर में वो 5.52% पहुँची है और इस जून क्वार्टर में वो 6.29% तक पहुँची है। इसका मतलब हर क्वार्टर में आपको FI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब FI को भरोसा है सुजलॉन पे, तो फिर डरने की क्या बात है। इसके अलावा हम DI की बात करें तो DI ने जरूर होल्डिंग अपनी कम की थी, लेकिन वो फिर बढ़ाने शुरू हो चुके हैं। सितंबर में उनकी 17.06% की होल्डिंग थी, दिसंबर में घट के 14.62% हुई और मार्च क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 13.57% तक आ गई। यहाँ तक होल्डिंग घट रही थी, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 15.50% कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि FIDI दोनों की होल्डिंग बढ़ रही है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप देख सकते हो मार्च 2022 में 65.06% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 63.29% की होल्डिंग है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक के हाथ के जो शेयर है फिलहाल FI और DI के पास जा रहे हैं।
तो लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका है तो डरने की कोई बात नहीं, इसमें बने रह सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली आपको सुजलॉन अच्छा रिटर्न देगी और सरकार की तरफ से जो कोशिश जारी है उसका बेनिफिट भी हमें देखने को मिलेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चले, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी ध्यान रखें, 6.5 से लेकर 9.5 के बीच में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। जहाँ पे भी वो एंट्री करते हैं उससे 10% नीचे कम से कम स्टॉप लॉस लगा दे, ताकि अगर गिरावट हो तो आपका निवेश सुरक्षित रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।